हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। ये बाकी ड्रामों से बिल्कुल अलग है, एकदम अनोखी और दिलचस्प। इसका हीरो न सिर्फ हैंडसम है बल्कि खुद में ही बहुत खास भी। मुझे तो ये ड्रामा बेहद पसंद आया। अब बारी आपकी है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब हमारा हीरो शेंग एक मिशन पर एक आलीशान विला में जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज जिसे वो पहली बार मिलने वाला है, वही लड़की उसकी जिंदगी की न केवल सबसे बड़ी उलझन बल्कि उसकी जिंदगी बन जाएगी। मिलिए हमारी कहानी की हीरोइन जिया से, सिर्फ 15 साल की, और शेंग उससे 10 साल बड़ा, यानी 25 साल का। शेंग तो उसे देखकर हैरान रह जाता क्योंकि वो यहाँ किसी का खात्मा करने आया था। और सामना होता है एक स्कूल जाने वाली लड़की से जो उसे देखते ही पूछती है, तुम्हारा साइज क्या है? जिया उसे एक मेल मॉडल समझ बैठती है जिसे उसने हायर किया है। शेंग हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन जिया फिर उल्टा सवाल दाग देती है, छोड़ो, पहले अपने एब्स दिखाओ। शेंग धीरे धीरे शर्ट खोलने लगता है। जिया कहती है, जल्दी करो। और शेंग का दिमाग सुन्न हो जाता है। तभी जिया उसकी बाहों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हें देखकर लग रहा है ये तुम्हारा पहली बार है। वैसे तुम दिखते हो हैंडसम। नाम क्या है? शेंग की नजर जब उसके स्कूल बैग पर पड़ती है तो वो पूछ बैठता है, होमवर्क कर लिया? जिया चिढ़कर कहती है, तुम जा सकते हो। और फिर अचानक बोलती है, पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें मैंने हायर कर लिया है। ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। कल से तुम्हें मेरी मॉम को सिड्यूस करना है और उन्हें अपने प्यार में फंसाना है। शेंग पूरी तरह दंग रह जाता है, लेकिन समझ जाता है कि ये लड़की उसे किसी और समझ रही है। फिर भी वो पूछता है, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? जिया जवाब देती है, क्योंकि मेरी मॉम जिस आदमी से शादी करना चाहती है, जो मेरा स्टेप फादर बनने वाला है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें हर हाल में उनका ब्रेकअप कराना होगा। शेंग कुछ बोल पाता उससे पहले जिया कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम मेरी मॉम के टाइप के हो। हाँ, थोड़े छोटे लगते हो उम्र में, बट इट्स ओके। शेंग सोच में डूब जाता है और तभी जिया उसका हाथ पकड़ लेती है, अपना सिर उसकी गोद में रखती है और कहती है, हाँ बोल दोगे तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी। और उसकी हथेली पर अमाउंट लिख देती है। लेकिन शेंग अब भी चुप है। तो जिया कहती है, सोच लो, इस डील से तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। तभी शेंग अचानक उसके करीब आता है और जिया एक पल को शॉक्ड हो जाती है। लेकिन असल में वो तो बस पेन निकाल रहा था ताकि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सके। पहली नजर में ही जिया जैसे उस पर कोई जादू कर गई थी। फिर जिया झूले पर बैठकर तरबूज खाने लगती है और शेंग उसकी ओर देखता रहता है, उसके भीगे होंठ जैसे उसे बुला रहे हों। पर वो सिर्फ 15 साल की थी। शेंग उसके होंठ पोंछते हुए पूछ बैठता है, तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? और इतना कहकर वहां से चला जाता है। पीछे से जिया चिल्लाती है, बदतमीज, मैंने तुम्हें स्टेप फादर बनने के लिए हायर किया है, न कि सिड्यूस करने के लिए। और फिर क्या, 1 महीने के अंदर जिया का प्लान कामयाब हो जाता है। उसकी मॉम का ब्रेकअप हो जाता है और अब उनकी जिंदगी में शेंग की एंट्री हो चुकी है। मॉम अब पुराने बॉयफ्रेंड की शक्ल भी नहीं देखती और शेंग उन्हें साफ कह देता है कि आगे से उनके मेंशन में न दिखें। दूर खड़ी जिया एक सेब फेंकती है और बीच वाली उंगली दिखाकर वहां से चली जाती है। शेंग उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहता है क्योंकि ये जिया का आखिरी दिन था। वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रही थी, पर शेंग इस बात से अनजान था कि उसकी मॉम जिया के लिए उसकी फीलिंग्स को भाप चुकी थी। और फिर 4 साल बीत जाते हैं। अब जिया की माँ इस दुनिया में नहीं रही। दूर खड़े रिश्तेदार कह रहे हैं, ये कैसी लड़की है, अपनी माँ की मौत की खबर पर भी नहीं आई। तभी जिया वहां आती है और 4 साल बाद शेंग से आमना सामना होता है। उसकी आंटी और कजिन उसे डांटते हैं, फ्यूनरल में ऐसे कपड़े कौन पहनता है, और जबरदस्ती उसे अंदर भेजने लगते हैं कपड़े बदलवाने के लिए। तभी जिया गिरने लगती है और शेंग उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस बार जिया की आंखों में बचपन वाली शरारत नहीं, नफरत थी। वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है क्योंकि अब्रॉड में रहते हुए उसे पता चला था कि उसकी मॉम ने शेंग से शादी कर ली थी और कुछ ही दिनों बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। उसे यकीन था कि शेंग ने पैसों के लिए उसकी मॉम को मार डाला, जबकि सच्चाई कुछ और थी। आंटी उसे स्टेप फादर पर हाथ उठाने के लिए डांटती है तो शेंग बोलता है, ये हमारा फैमिली मैटर है और अब से जिया मेरी जिम्मेदारी है। बेहतर होगा कि आप बीच में न बोलें। जिया जाने लगती है, तभी शेंग उसे रोकता है। आंटी फिर कहती हैं, माफी मांगो, तो जिया बोलती है, आई एम सॉरी स्टेप डैड, और वहां से चली जाती है। ये शब्द शेंग के दिल में चुभ जाते हैं, पर वो कर भी क्या सकता था। और फिर आता है फ्लैशबैक। दरअसल जिया की माँ का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उन्हें गोली मारी गई थी। उन्हें कैंसर था और उनकी जिंदगी के बस कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए उन्होंने शेंग से शादी की ताकि जिया का कोई भरोसेमंद गार्जियन हो। मरने से पहले उन्होंने शेंग से वादा लिया था कि वो जिया का ध्यान रखेगा और जब तक जिया खुद न चाहे तब तक उससे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। शेंग ने वादा किया कि जब तक वो उसकी माँ के कातिल का पता नहीं लगा लेता, वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करेगा। उधर आधी रात को जब जिया पानी लेने बाहर आती है तो देखती है कि शेंग अब भी वहीं बैठा है। वो पूछती है, जब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है तो यहाँ से जाते क्यों नहीं? आखिर माँ की सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम है। शेंग कहता है,
तुम सच में सोचती हो कि मैंने तुम्हारी माँ को पैसों के लिए मारा? जिया चुप रहती है। तब शेंग कहता है, मरने से पहले तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जब तक तुम 18 की नहीं हो जाती या शादी नहीं कर लेती, तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। जिया गुस्से से कहती है, मैं शादी करूंगी न तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहूंगी। शेंग कहता है, ठीक है तो तुम पढ़ाई के लिए अब्रॉड वापस जा सकती हो, लेकिन मैंने तुम्हारा ट्रांसफर कोएड स्कूल से ऑल गर्ल्स स्कूल में करवा दिया है। जिया चिल्लाती है, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ के फैसले लेने वाले, और मैं अपने माँ के कातिल की बात क्यों मानूं? शेंग सिर्फ इतना कहता है, मेरा विश्वास करो जिया, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन ये जवाब जिया के लिए काफी नहीं था। वो फिर से शेंग पर हाथ उठाती है, पर इस बार शेंग उसका हाथ पकड़ता है, उसे घुमाकर टेबल पर बिठा देता है और गहरी आवाज में कहता है, मत समझना कि मैं हर बार तुम्हारी मनमानी सहूंगा। अब से मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, चाहे तुम मुझसे जितनी भी नफरत क्यों न करती हो। और बस फिर अगले ही दिन शेंग उसे लेकर लंदन चला जाता है, जहाँ एक ऑन्सिल गर्ल्स स्कूल में उसका एडमिशन करवा देता है। हर महीने असिस्टेंट से पॉकेट मनी भिजवाने के अलावा उन दोनों के बीच न कोई बातचीत होती है और न ही मुलाकात। और फिर 1 साल बाद शेंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस जिया मैडम छुट्टियों में घर आई हैं और आज उनका। शेंग उसे बीच में ही काट देता है, जानता हूँ कि आज उसका 18वां जन्मदिन है। थोड़ी दाएं आगे चलते ही उसकी नजर बालकनी पर खड़ी जिया पर पड़ती है, जो वाइन पी रही होती है। जिया उसे देखकर जानबूझकर उस पर वाइन फेंक देती है और वहां से चली जाती है। फिर वह पूल के पास जाकर ड्रिंक करने लगती है। तभी शेंग आता है और कहता है, बस बहुत हो गया। जिया उससे बोतल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग उसकी एक नहीं सुनता। वह सख्ती से कहता है, अपने कमरे में जाओ अभी के अभी। जिया मुस्कुराकर बोलती है, माना कि तुम मेरी माँ के पति हो, पर क्या तुमने सच में मुझे अपनी बेटी और खुद को मेरा डैड समझ लिया है? एक मेल मॉडल और वो भी डैड? अच्छा मजाक है। वो फिर से ड्रिंक करने लगती है, तो शेंग गुस्से में आकर उसका ग्लास पानी में फेंक देता है और कहता है, हाँ अगर तुम्हें अपने डैड की इतनी याद आ रही है तो मैं बन सकता हूँ। चाहो तो तुम्हें कल डिज्नी पार्क घुमाने भी ले चलूं, और अगर अच्छी बच्ची की तरह डैड की बात नहीं मानोगी तो तुम्हें पनिश भी करूंगा। जिया चिल्लाई, क्या मैं तुम्हें 14 साल की बच्ची लगती हूँ? शेंग को तब हो जाता है कि वो जिया के कितने करीब खड़ा है। तभी जिया उसके पास आती है, मानो वो उसे किस करने वाली हो, लेकिन शेंग झट से मुंह फेर लेता है और जिया वहां से चली जाती है। तभी शेंग का असिस्टेंट आता है और कहता है, बॉस जिया आज भी आपको गलत समझ रही है। वो आपको अब भी एक गरीब मॉडल ही समझती है। आप उसे अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताते? ये भी नहीं कि अगर आपने उसकी माँ की कंपनी नहीं संभाली होती, ऐशो आराम की जिंदगी की जगह सड़कों पर होती। शेंग कहता है, सच बताने से हमारा रिश्ता बदल तो नहीं जाएगा? असिस्टेंट पूछता है, और रोम में जो करोड़ों का आपका बिजनेस है उसका क्या? आप अपनी कंट्री कब लौटेंगे? शेंग जवाब देता है, जब तक जिया अपनी माँ के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए तैयार नहीं हो जाती और शादी करके सेटल नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब हमारे बीच कुछ होने की उम्मीद ना के बराबर है। तभी टेबल पर पड़ा जिया का फोन बजता है, जिसे शेंग उठाता है। दूसरी तरफ से एक लड़का पूछता है, बेबी तुम पार्टी के लिए कब आ रही हो? शेंग कहता है, कौन बोल रहा है? वो लड़का समझ जाता है कि शायद ये जिया का स्टेप डैड है और सॉरी अंकल बोलकर फोन काट देता है। शेंग अपने असिस्टेंट से कहता है, पता लगाओ ये नंबर किसका है। इस तरफ जिया बात ले रही थी जब शेंग उसके कमरे में आता है और कहता है, बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जिया इतनी ड्रंक होती है कि ढंग से बात भी नहीं कर पाती। शेंग खुद ही टॉवल लेकर पहले उसे ढकता है और फिर बेड पर लाकर उसके भीगे बाल सुखा ही रहा होता है। तभी जिया अचानक उसे अपने पास खींचकर किस करने लगती है। शेंग की सांसें जैसे थम सी जाती हैं। जिस लड़की को वो बेपनाह चाहता था, पहले दिन से उसे अपनी बाहों में भरने के सपने देखता था, वो आज खुद उसे किस कर रही थी। लेकिन तभी उसे जिया की माँ से किया वादा याद आता है और वो जिया को झटके से खुद से दूर करता है, जिससे जिया जमीन पर गिर जाती है। उसे यूं अपने सामने देखकर शेंग के मन में एक अजीब सी उलझन थी। दिल कर रहा था जिया को अपनी गोद में उठाकर न चाहते हुए भी उसे चुपचाप उसके बिस्तर पर सुला दिया और कंबल से ढक दिया, ताकि उसके सब्र का बांध न टूटे और वो कुछ ऐसा न कर बैठे कि खुद को कभी माफ न कर पाए। वो दूर से जिया के सोते चेहरे को निहारता है और कहता है, जन्मदिन मुबारक हो जिया, भगवान तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे, भले ही उस जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ रहूं या न रहूं। अगली सुबह जब जिया ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है तो वो मेड से पूछती है, क्या कल रात नहाने के बाद तुमने ही मेरे कपड़े बदले थे? मेड झूठ बोलती है, हाँ मैडम मैंने ही बदले थे, जबकि असल में वो काम शेंग ने किया था। ब्रेकफास्ट टेबल पर जिया नोटिस करती है कि उसकी हर पसंदीदा चीज वहां मौजूद थी, साथ में दूध भी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेड बताती है कि ये सब साहब ने ऑफिस जाने से पहले आपके लिए तैयार किया है। जिया कहती है, ना मैं छोटी बच्ची हूँ और ना मुझे और लंबा होना है, दूध तो मैं हरगिज नहीं पीऊंगी। तभी जिया को अपने कल रात वाले दोस्त का मैसेज आता है, जो उसे एक क्लब में बुलाता है क्योंकि उसने जिया के लिए एक बर्थडे सरप्राइज प्लान किया होता है। उधर शेंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि कल रात जिया को कॉल करने वाला उसका बचपन का दोस्त एरिक था और आज 6+ क्लब में पार्टी करने वाले हैं। रात को जब जिया क्लब पहुंचती है, उसके दोस्त ने उसके लिए कई मेल मॉडल्स को बुलाया होता है। आखिर वो अब 18 की हो चुकी थी और आज तक किसी को किस भी नहीं किया था। जिया उन मॉडल्स से अपने एब्स दिखाने को कहती है,
और उनमें से एक जिसे वो अपने अनोखे अंदाज में किस करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही शेंग का असिस्टेंट वहां पहुंचकर सबको धमकाकर कमरे से बाहर निकाल देता है। वो भारी आवाज में कहता है, मैडम, बॉस के ऑर्डर्स हैं, आपको अभी के अभी घर चलना होगा। जिया कहती है, होंगे वो तुम्हारे बॉस? मेरे तो कुछ नहीं लगते। धीरे से बड़बड़ाती है, कमबख्त, खुद को समझता क्या है, खुद तो आता नहीं, जब देखो अपना चमचा भेज देता है। तभी शेंग कमरे में आता है और जिया की बोलती बंद हो जाती है। वो उसकी तरफ देखती भी नहीं और गाना गाने लगती है। शेंग कहता है, चलो यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। जिया मना कर देती है तो शेंग उसे जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाकर कार में बैठा लेता है। जिया अभी भी गुस्से में होती है तो शेंग उसका मूड ठीक करने के लिए उसका फेवरेट गाना गुनगुनाने लगता है। जिया को घुटन होने लगती है क्योंकि यही गाना उसकी माँ बचपन में गाया करती थी। वो चिल्लाती है, गादी रोको। शेंग जैसे ही गाड़ी रोकता है, जिया उतरकर एक सामने खड़ी कार में बैठ जाती है जिसे वो टैक्सी समझती है। कार के मालिक लियो ने पूछा, हेलो मैडम, तुम कौन हो? बिना पूछे मेरी कार में कैसे बैठ गई? जिया को जब पता चलता है कि वो कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं है तो वो फ्लर्टी अंदाज में पूछती है, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे? लियो हैरान रह जाता है, ऐसी लड़की उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। फिर भी वो कहता है, चुपचाप मेरी कार से उतर जाओ। जिया बोलती है, तुम एक अकेली लड़की को यूं सड़क पर उतारने को कह रहे हो? ठीक है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। इतना कहकर वह कार से उतर जाती है। उसे ये अंदाजा नहीं था कि जो आदमी आज उसे रिजेक्ट कर रहा है वही आगे चलकर उसका पति बनने वाला है। वो वापस शेंग की कार में आकर बैठ जाती है लेकिन उससे कोई बात नहीं करती। घर लौटने पर जब शेंग अपने ही ख्यालों में गुमपूल के पास बैठा होता है तो जिया उसके पास आकर पूछती है, तुम कार में वो गाना क्यों गा रहे थे? शेंग कहता है, तुम्हारी माँ ने बताया था कि ये तुम्हारा फेवरेट गाना था। फिर वो पूछता है, आज अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम वाकई उस मेल मॉडल को किस करती? जिया कोई जवाब नहीं देती तो शेंग उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। और करती भी क्या? तुमने इतने सालों तक मुझे गर्ल्स स्कूल में रखा, एरिक के अलावा मेरा कोई मेल फ्रेंड नहीं है। अब मैं अडल्ट हूँ, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड्स की तरह जानना चाहती हूँ कि किसी को किस करना कैसा लगता है। ये कहते हुए वो शेंग के करीब आती है तो शेंग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम चैन फैमिली की इकलौती वारिस हो, तुम्हें समझना होगा कि जो भी लड़का तुम्हारे करीब आए उसका कोई और मकसद भी हो सकता है। ये सुनकर जिया मुंह फुला लेती है तो शेंग कहता है, पर हाँ, अगर तुम्हें किसी लड़के से सच्चा प्यार होता है और उसे तुमसे, तो जिया, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिया ये सुनकर हैरान हो जाती है और बच्चों की तरह उछलते हुए बोलती है, तो तुम मुझे डेट करने की परमिशन दे रहे हो? शेंग अपने दिल पर पत्थर रखकर कहता है, हाँ। जिया इन सब से अनजान खुशी में उसे गले लगा लेती है। तब शेंग कहता है, पर तुम इंटीमेट सिर्फ शादी के बाद ही हो सकती हो। ये सुनते ही जिया फिर से चिढ़ जाती है। बाद में वो अपने दोस्त को मैसेज करती है और एरिक वो मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड लिली को दिखाता है जिसमें जिया ने लिखा था कि वो जल्द से जल्द शादी करना चाहती है। लिली हंसती है, बेचारी जिया के लाइफ में प्यार करने वालों की कितनी कमी है कि इस उम्र में ही शादी के लिए उतावली हो रही है। फिर वह एरिक से कहती है, क्यों ना तुम ही उसे थोड़ा प्यार दे दो। एरिक पूछता है, पर मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लिली कहती है, पर वो चैन फैमिली की बेटी है। सोचो, अगर उसकी इंटीमेट फोटोज मीडिया में वायरल हो जाएं तो हम इससे करोड़ों कमा सकते हैं और फिर हमारी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। एरिक को लिली का प्लान पूरा नहीं लगता। इस तरफ शेंग जब रात को सो रहा होता है तब जिया उसके कमरे में आती है। शेंग की नींद खुलती है तो वो जिया को अपने बेड पर देखकर शॉक्ड रह जाता है। जिया उसके बहुत करीब आती है, बेहद करीब, और उसे किस करने लगती है। शेंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे अपनी ओर खींचता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। शेंग समझ जाता है कि वो बस एक सपना था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शेंग आज भी ना उस सपने को भुला पाया था और न जिया से नजरें मिला पा रहा था। तभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान एरिक जिया से मिलने आया था, वो भी फूलों के साथ। वो शेंग के सामने ही जिया से पूछता है, जिया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिया झट से हाँ बोल देती है तो एरिक उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो दोनों शेंग के सामने ही किस करने जा ही रहे थे जब शेंग ने भारी आवाज में उन दोनों को टोका। एरिक ने जिया को नीचे उतारा, शेंग से माफी मांगी और जिया को लेकर वहां से चला गया। टेबल पर वही फूलों का गुलदस्ता था जो एरिक जिया के लिए लाया था। वो फूल मानो शेंग पर हंस रहे हों, उसके प्यार का मातम बना रहे हों, जिसे खिलने का मौका ही नहीं मिला। आधी रात जब शेंग अपने रूम में बैठ ड्रिंक कर रहा था, जिया ने आकर उससे पूछा, तुम यूं अंधेरे में क्यों बैठे हो? शेंग कोई जवाब नहीं देता तो जिया उसके हाथ से ड्रिंक लेकर खुद पीने जाती है। फिर रुककर पूछती है, यकीन नहीं हो रहा? तुम मुझे ड्रिंक करने से भी नहीं रोकोगे? सूरज आज कौन सी दिशा से उगा है? जिया फिर उसी के सामने ड्रिंक करती है। शेंग अभी चुप था। थोड़ी देर बाद जिया ने कहा, मैं आज एरिक को किस नहीं कर पाई, शायद मैं उसे प्यार नहीं करती इसलिए। वो फिर झट से शेंग के करीब आई और पूछा, तुमने आखिरी बार किस किसे किया था? शेंग एक पल के लिए शॉक्ड, फिर जिया को खुद से धक्का दे देता है। जिया के हाथ पर चोट लग जाती है पर शेंग उसकी तरफ देखता भी नहीं और वहाँ से चला जाता है। वो सीधे आता है वॉशरूम में, शॉवर के नीचे खड़ा खुद की किस्मत को कोस रहा था क्योंकि वो चाहकर भी जिया से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर सकता। अगली सुबह जिया ब्रेकफास्ट पर आती है तो मेड बताती है कि शेंग पहले ही ऑफिस
ऑफिस के लिए निकल गए हैं और ऑफिस से सीधे 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर देश से बाहर जा रहे हैं। जिया ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। देखते देखते कई दिन बीत चुके थे। जिया एरिक और लिली के साथ एक क्लब में आई थी और लिली के फोर्स करने पर कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। धीरे धीरे जब ड्रिंक का असर उस पर होने लगता है, लिली जिया को एरिक के साथ छोड़ वहां से जाने लगी थी। पर फिर उसे चक्कर आने लगे क्योंकि जिस ड्रिंक में उन्होंने जिया के लिए नशे की दवा मिलाई थी वो उसने खुद ही पी ली थी। जिया जान चुकी थी कि लिली क्या करना चाहती थी और यही सब अपने फोन में रिकॉर्ड करने जाती है तो एरिक उसका फोन छीन लेता है। जिया ने पूछा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या उसके? और तब उसे पता चला कि इन सब में तो वो दोनों शामिल थे। जिया तब खुद को एरिक से छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है पर एरिक उसका पीछा करता है। इससे पहले कि एरिक उसका फायदा उठाता और जिया के हाथों कुछ अनहोनी होती, शेंग जिया से वाइन की बोतल छीनकर एरिक के सिर पर फोड़ देता है। शेंग फिर जिया को लेकर वहां से सीधा अपनी कार में ले आया पर तभी जिया उसे अपनी ओर खींच किस करने लगी क्योंकि उस पर दवा का असर हो रहा था। एक बार फिर शेंग को अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आता है और न चाहते हुए भी वो जबरदस्ती जिया को खुद से दूर करके कार का दरवाजा बंद कर देता है। घर लौटने पर शेंग जिया को सीधा शॉवर के नीचे लाता है ताकि उसका दवा का असर उतर सके। में बस एक ही ख्याल था, ज्यादा कुछ नहीं, पर मैं जिया को एक हक तो कर ही सकता हूँ। इससे मेरा वादा तो नहीं टूटेगा। वो जिया को अपनी बाहों में भर लेता है। बस कुछ पल के लिए मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, काश ये पल यहीं थम जाए। और तभी जिया उसे फिर किस करती है और इस बार शेंग का भी सब्र का बांध टूट जाता है। वो दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। शायद आज शेंग वो सीमा पार करने ही वाला था कि इतने में जिया को होश आने लगता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। शेंग के गाल पर उसका जोरदार तमाचा मानो शेंग को आईना दिखा रहा हो कि वो एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे जिससे पीछे मुड़ने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप अपनी नजरें झुकाए जिया को तौलिए से लपेटकर वहां से चला जाता है और तभी जिया को हर एक पल याद आने लगता है जब जब उसने खुद आगे बढ़कर शेंग को किस किया था। तो आखिर गलती किसकी थी, शेंग या जिया की, या फिर उनकी किस्मत की? अगली सुबह जब मेड ने जिया को ब्रेकफास्ट के लिए पूछा तो उसने कहा, मुझे भूख नहीं है। वैसे मिस्टर शेंग कहाँ हैं? मेड ने तब बताया, साहब सारी रात सोए नहीं थे, बाहर ही टहल रहे थे और फिर सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकल गए। पर हाँ, जाने से पहले उन्होंने आपको बताने को कहा था कि आपकी पेरिस की टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। आज शाम को ही आपकी फ्लाइट है। जिया ये सुनकर शॉक थी कि शेंग ने बिना उसकी मर्जी जाने बिजनेस की पढ़ाई के लिए पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करा दिया था। उसी शाम जब जिया एयरपोर्ट के लिए निकलती है उसने असिस्टेंट से पूछा, अब वो मुझे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने भी नहीं आएंगे? असिस्टेंट बोला, सॉरी मैडम, ऑफिस में काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है इसलिए वो आ नहीं पाए। पर जिया हंस देती है क्योंकि वो भी बेवकूफ नहीं थी, जानती थी कि शेंग उसे अवॉइड कर रहा था। और एक बार फिर 4 साल के लिए वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इन 4 सालों में शेंग के पास उसकी हर एक खबर आती रही, ये कि वो टी शर्ट की तरह अपने बॉयफ्रेंड बदलती रही, पर साथ ही में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक भी उसने अपने हाथ से जाने नहीं दी। इन 4 सालों में न जिया एक बार भी चाइना वापस आई और न शेंग उसके ग्रेजुएशन पर या उससे मिलने गया। और फिर फाइनली 4 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर जिया घर लौटी। शेंग बाहर ही उसका वेट कर रहा था जब उसने देखा कि कार में ही उसकी आंख लग गई है। उसने ड्राइवर और गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि कोई उसकी नींद डिस्टर्ब न करे। सब लोग दबे पांव वहां से चले गए पर शेंग घंटों वहीं खड़ा रहा। इतने सालों बाद बिना नजरें चुराए उसे दूर से ही जिया को देखने का मौका जो मिल रहा था। जब फाइनली जिया की नींद टूटी तो शेंग की तरफ उसने देखा तक नहीं और सीधा अंदर चली गई। डिनर टेबल पर भी उन दोनों के बीच खामोशी थी। जिया खाना खत्म कर वहां से जा ही रही थी जब शेंग ने कहा, रुको। जिया बोली, मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे, डोंट वरी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, कल टाइम पर ऑफिस पहुंच जाऊंगी। पर शेंग तो उसके सामने एक लड़के की तस्वीर रख देता है और कहता है, कल ऑफिस के बाद तुम्हें इस लड़के से मिलने ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। जिया बिना फोटो देखे ही उसे फाड़ देती है क्योंकि वो किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन शेंग बस ये कहकर चला जाता है कि ड्राइवर उसे लोकेशन पर छोड़ देगा। जिया गुस्से में उसके पीछे जा ही रही थी कि असिस्टेंट कहता है, मैडम प्लीज बॉस को समझने की कोशिश कीजिए, अगर उन्होंने आपके लिए कोई लड़का देखा है तो अच्छे से देखकर ही ये कदम उठाया होगा। आखिर वो आपको बस खुश देखना चाहते हैं। जिया ने कहा, खुश देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं शादी करके उनके रास्ते से हट जाऊं ताकि वो मेरी मॉम की कंपनी हड़प सके? असिस्टेंट बोला, मैडम आप बॉस के बारे में जानती ही कितना है, अगर आपको पता हो कि वो। पर फिर बीच में ही रुक गया क्योंकि सच्चाई बताना उसके हक में नहीं था। उधर शेंग उस लड़के से मिलता है जिसे उसने जिया के लिए चुना था। वो और कोई नहीं बल्कि लियो ही था जिसकी कार में जिया बिना इजाजत बैठ गई थी। लियो ने पूछा, मिस्टर शेंग आखिर आपने अपनी स्टेप डॉटर के लिए मुझे ही क्यों चुना? शेंग ने कहा, मैं यूं ही कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ, जानता हूँ कि तुम खुद एक अमीर फैमिली से हो, यूनिवर्सिटी के मॉडल स्टूडेंट रह चुके हो। आई एम श्योर जिया तुम्हारे साथ सेफ और खुश रहेगी। शेंग फिर एक नजर जिया को देखने आता है जहाँ वो बिजनेस मीटिंग कंडक्ट कर रही थी। उसे देखकर शेंग गर्व महसूस करता है।
फाइनली जिया बड़ी हो चुकी थी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि आज उसका ऑफिस में पहला दिन है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मीटिंग के बाद एक इम्पोर्टेंट डील पर जब जिया शेंग से सवाल करने आती है तो वो कहता है, तुम्हारे ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं, तुम्हें अपनी डेट के लिए निकलना चाहिए। जिया बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, और गुस्से में जाने लगी तो शेंग उसे जबरदस्ती अपने कंधों पर उठा लेता है और सीधा ले जाता है उसके ब्लाइंड डेट से मिलाने। जिया आते ही लियो पर बरस पड़ती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, जाओ और अपनी फैमिली को बोलो वो ये रिश्ता ठुकरा दे। वैसे भी तुम मेरे टाइप के नहीं हो। लियो बोला, वैसे तुम भी मेरी टाइप की बिल्कुल नहीं हो। जिया बोली, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व, ओके बाय। वो जाने लगी तो लियो ने उसका हाथ थामा और कहा, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अब क्योंकि हम दोनों ही ना शादी करना चाहते हैं और ना ही ब्लाइंड डेट्स पर जाना, क्यों ना हम एक डील करें। जिया ने पूछा, कैसी डील? लियो बोला, अपने मॉम डैड से पीछा छुड़ाने के लिए क्यों ना हम फेक कपल बनने की एक्टिंग करें। इससे वो भी खुश और हमें भी अपनी जिंदगी जीने की पूरी आजादी मिल जाएगी, जैसा कि हम चाहते हैं। जिया को ये आइडिया बेहद अच्छा लगता है और वो मुस्कुरा देती है। दूर बैठा शेंग को उसका मुस्कुराता चेहरा मानो तीर सा चुभ रहा था, क्योंकि जिया की वो मुस्कान उसके लिए नहीं बल्कि किसी और आदमी के लिए थी। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात को जिया शेंग का इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई थी, क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील को लेकर बात करनी थी। जिया की नींद टूटी और उसने देखा कि शेंग अब तक घर नहीं आया है। वो अपने कमरे में जा ही रही थी जब शेंग फाइनली घर लौटा है। उसने इतनी पी रखी थी कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, जो शायद ही जिया ने इससे पहले कभी देखा हो। शेंग वहीं बैठकर रोने लगता है तो जिया उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे कम से कम बेडरूम तक छोड़ आए। पर शेंग जैसे ही जिया को अपने सामने देखता है वो उसे कसकर गले से लगा लेता है। जिया शॉक्ड हो जाती है जब शेंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें वो पसंद है? जिया ने कहा, हाँ पसंद है। क्या वो तुम ही नहीं थे जिसने मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था? शेंग ने कहा, जानता हूँ, पर फिर तुम्हें उसके साथ यूं हंसते हुए देख मेरे सीने में जो दर्द हो रहा है उसका क्या? जिया ये सुनते ही झट से खड़ी हो जाती है, सर्वेंट को आवाज देती है ताकि वो शेंग को उसके रूम तक छोड़ दे और खुद वहां से चली जाती है। पर शेंग की कही बातें जिया को सोने नहीं देती। वो करवटें बदल रही थी जब बाहर जोर से बिजली कड़कती है। जिया को बिजली से बहुत डर लगता था, इसलिए डर के मारे वो शेंग के कमरे में आकर उसके पास लेट जाती है। शेंग ने जब आंखें खोली और जिया को यूं अपने पास देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, कहीं मैं फिर से उस दिन की तरह सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अगर ये वाकई सपना है तो वो फिर अचानक जिया को किस करता है। जिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर शेंग उसे कहीं जाने नहीं देता। थोड़ी देर बाद उसे नींद में ही ख्याल आता है कि सपना है तो क्या हुआ, फिर भी मुझे जिया को यूं टच करने का कोई हक नहीं है। वो फिर उसे अपने सीने से लगाकर सो जाता है, इस बात से अनजान कि वो कोई सपना नहीं था। जिया भी आज रात जो हुआ उससे पूरी तरह शॉक में थी। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर शेंग को देखकर वापस अपने कमरे में जा रही थी जब शेंग ने कहा, बिना ब्रेकफास्ट के तुम जा कहाँ रही हो? जिया ने सोचा, लगता है कल रात उसने जो कुछ भी कहा या किया शेंग को कुछ भी याद नहीं। वो जाकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई, घबराकर वही दूध का ग्लास सबसे पहले खत्म करने लगी, जो जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो शेंग को भी बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, आखिर जिया इतनी अजीब क्यों बिहेव कर रही है? वो फिर जिया के पास आकर उसके होठों पर लगे दूध को पोंछ देता है और कहता है, तुम खाना खत्म करके आओ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पर जिया तो कुछ खाने की कंडीशन में ही नहीं थी, क्योंकि उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। ऑफिस में मीटिंग के दौरान भी जिया के दिलो दिमाग में कल उन दोनों के बीच जो हुआ बस वही चल डाल रहा था। वो चोरी छुपे शेंग को देखने लगी, पर जैसे ही शेंग ने उसकी ओर देखा उसने झट अपनी नजरें हटा लीं। फिर से जब वो उसकी ओर मुड़ी तो देखा शेंग उसी पर अपनी नजरें टिकाए बैठा था। मीटिंग खत्म होते ही सब लोगों के साथ जब जिया भी जाने लगी तो शेंग ने कहा, तुम यहीं रुको और बताओ थोड़ी देर पहले तुम मीटिंग में डिस्ट्रैक्टेड क्यों थी? आखिर तुम किस सोच में डूबी थी? जिया ने उसकी बोलती बंद करने के लिए कहा, एक लड़के के बारे में सोच रही थी। खुश? शेंग ने पूछा। लियो के बारे में? जिया ने पूछा। अब ये लियो कौन है? तो शेंग ने कहा, जो लड़का तुम्हें एक ब्लाइंड डेट पर ही इतना पसंद आया कि तुम्हें ठीक से उसका नाम तक याद नहीं। जिया ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी नाम में क्या रखा है? नाम कुछ भी हो, बस काम ठीक से आना चाहिए। वो उठ के वहां से जाने लगी थी तो शेंग ने कहा, 4 सालों में तुम इतने बॉयफ्रेंड्स बना चुकी हो, क्या तुम थक नहीं गई हो? इस रिश्ते को भी तुम कैजुअली ले रही हो? जानती हो ना जिस लड़की के कई सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिया बोली, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मैं कैरेक्टरलेस और चीप लगती हूँ? शेंग ने कोई जवाब नहीं दिया तो जिया बोली, हाँ मैं अपनी मॉम की तरह ही कई लड़कों को डेट करना चाहती हूँ, किस भी और साथ में वो सब कुछ जो एक लड़का लड़की करते हैं। ये सुन शेंग उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बिठाकर कहता है, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये सब सिर्फ शादी के बाद ही कर सकती हो। जिया ने कहा, जानती हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि जिन लोगों को भी मैंने डेट किया उनसे मुझे कभी प्यार नहीं हुआ। तभी शेंग की नजर उसकी स्कर्ट पर पड़ी तो वो उसे ढकते हुए पूछता है, कोई है तुम्हारी लाइफ में जिससे तुम प्यार कर सकती हो या करती हो? जिया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसे वो पल याद आया जब शेंग ने उसे किस किया था। मन में सवाल था कि शेंग के छूने से जो वो महसूस करती है उसने आज तक पहले कभी किसी और के साथ वो क्यों नहीं महसूस किया।
वो अचानक शेंग के करीब आई और पूछी, और तुम किससे प्यार करते हो? वो कौन है जिसके साथ तुम आखिरी बार इंटीमेट हुए थे? शेंग बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा, क्योंकि सच तो ये था कि जिस दिन जिया उसकी जिंदगी में आई उसके बाद उसने किसी लड़की को शायद ही ठीक से देखा हो। उसकी माँ के साथ शादी तो बस कागजों तक की ही थी, पर भला वो ये सब जिया को कैसे कहता? वो चला गया वहां से। जिया सोचने लगी, मुझे हो क्या गया है? वो किसे चाहता है, किसके साथ क्या करता है, इससे मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? वो फिर एक फैसला लेती है और अपने फेक बॉयफ्रेंड लियो को फोन करके रात को घर बुलाती है। लियो ने कहा, हम तो होटल में मिलने वाले थे ना, तो तुमने यूं मुझे घर क्यों बुला लिया? और मिस्टर शेंग कहाँ हैं? जिया ने कहा, उन्हें आते आते रात हो जाएगी, तुम जाकर शावर ले लो, मैं अपने रूम में तुम्हारा वेट करूंगी। लियो ने अपनी जैकेट सोफे पर उतारी और शावर लेने अंदर चला गया। इधर जिया अपने दिल को मना रही थी कि आज जो भी हो जाए वो लियो के साथ वो कदम उठाकर ही रहेगी। शायद इसके बाद शेंग को लेकर जो ख्याल मन में आ रहे थे वो बंद हो जाए। पर फिर शेंग ऑफिस से कुछ जल्दी ही घर आ जाता है और सोफे पर लियो की जैकेट देख उसके कदम वहीं थम जाते हैं। बिना कुछ सोचे वो जिया के कमरे में गया, देखने की कहीं जिया वो कदम तो नहीं उठाने जा रही थी जिससे वो डरता था। तभी जिया शेंग को लियो समझकर पीछे से हक करती है, उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं देती और किस करने लगती है। जिया को फिर एहसास हुआ कि ये तो लियो नहीं हो सकता। उसने चेहरे से ब्लाइंडफोल्ड हटाया तो देखा, उसकी दिल की तेज धड़कनों ने सही पहचाना। सामने लियो नहीं, शेंग खड़ा था। और तभी बाहर से लियो उसे पुकारता है तो जिया जल्दी से शेंग का हाथ पकड़कर उसे पर्दे के पीछे छुपा देती है। लियो जैसे ही शावर लेकर अंदर आया, उसने जिया को अपनी गोद में उठाया और बेड पर पटक दिया। वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जबकि शेंग वहीं उसी कमरे में पर्दे के पीछे सब कुछ देख रहा था। इतना बेबस शायद ही उसने पहले कभी महसूस किया होगा। जिया लियो को रोकने की कोशिश करती है, पर उस पर मानो एक अलग ही जुनून सवार था। तब जिया चिल्ला उठी, आई एम सॉरी पर मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। आई थिंक तुम्हें चले जाना चाहिए। ये सुन लियो चिल्लाया, अजीब मजाक है जिया, तुम खुद मुझे फोन करके अपने घर बुलाती हो और अब कह रही हो तुम रेडी नहीं हो। उसके गुस्से में दरवाजा पटक कर जाते ही शेंग बाहर आया। उसने जिया से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एब्सेंस में किसी लड़के को घर बुलाने की? जिया ने कहा, पर उसे तो तुमने ही मेरे लिए चुना था ना। शेंग ने कहा, क्या वो पहले भी यूं मेरे ना रहने पर घर आ चुका है? क्या तुम दोनों पहले से? उसके मुंह से वो शब्द भी नहीं निकलते। जिया चुप थी। तो शेंग चिल्लाया, जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, या तुम ये सब मुझे तंग करने के लिए कर रही हो? जिया ने कहा, और नहीं तो? शेंग ने पूछा, जिया क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट नहीं रख सकती? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? जिया बोली, हाँ तो? मुझे क्या तुमसे प्यार या तुम्हारी पूजा करनी चाहिए? आखिर तुमने मुझसे मेरी आजादी जो छीनी है। शेंग के पास कोई शब्द नहीं थे। वो जिया को स्लीपर्स पहनाते हुए बोला, आई प्रॉमिस, तुम बस एक बार अपनी मॉम की कंपनी पूरी तरह से टेक ओवर करने के लिए रेडी हो जाओ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिया ने कहा, थैंक गॉड, मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। ये सुन मानो शेंग का दिल टूट गया था। वो चुपचाप वहां से चला जाता है और सारी रात शराब की बोतल में अपने गम को भुलाने की कोशिश करता है, उसी जगह जहां वो जिया से पहली बार मिला था। अगली सुबह जैसे ही शेंग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया, जिया अपना ब्रेकफास्ट बिना खत्म किए ही वहां से चली गई। ऑफिस में भी जब जब वो शेंग से टकराती, वो उल्टे पांव उसे इग्नोर करके चली जाती। इस तरफ लियो भी जिया को नॉनस्टॉप कॉल और मैसेज कर रहा था, पर वो उसे भी इग्नोर कर रही थी, यहाँ तक कि उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। अगले दिन सुबह सुबह शेंग जब ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आया तो मेड ने बताया कि मिस्टर लियो बहुत देर से बाहर जिया का इंतजार कर रहे हैं। लियो ने शेंग से कहा कि जिया ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मैं उससे माफी मांगने आया हूँ। शेंग ने पूछा, क्यों? आखिर ऐसा तुमने क्या किया जो तुम्हें माफी मांगनी पड़ रही है? लियो शेंग के सामने कुछ भी नहीं बोल पाया, पर शेंग का खून खौल रहा था। उसने गुस्से में लियो को वहां से निकल जाने को कहा। लियो चुपचाप जा ही रहा था जब जिया बाहर आई। उसने अपनी कार की चाबी लियो को दी और कहा उसे ऑफिस ड्रॉप करने को। लियो शेंग की तरफ देख रहा था तो जिया बोली, तुम उन्हें क्यों देख रहे हो? तुम ही माफी मुझसे मांगने आए हो या उनसे? वो दोनों वहां से चले जाते हैं तो फौरन शेंग को उसका असिस्टेंट एक फोटो भेजता है जिया और लियो की, बस कुछ ही देर पहले की, जब वो दोनों कार में किस कर रहे थे। ये देख शेंग का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। ऑफिस में जैसे ही वो जिया से मिला, वो जबरदस्ती उसे अपने केबिन में ले आया। जिया ने कहा, मिस्टर शेंग, ये आपका घर नहीं, ऑफिस है, जो आप जो चाहें करेंगे। वो जाने लगी तो शेंग ने पूछा,
जब तुम लियो से प्यार नहीं करती तो फिर तुमने उसे कार में किस क्यों किया? जिया ने कहा, आपको तो खुश होना चाहिए ना। आपने इतनी मेहनत से मेरे लिए जो हस्बैंड चुना है, मैं उस रिश्ते को एक मौका दे रही हूँ। शेंग बोला, तो फिर तुम उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहती? जिया बोली, हाँ, नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मैं जल्द से जल्द उससे शादी भी करना चाहती हूँ। ये सुन शेंग गुस्से में उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। एक पल के लिए जिया घबरा गई जब शेंग ने धीमी आवाज में पूछा, और क्या शादी के बाद तुम उसके साथ वो सब कर पाओगी जो एक पति पत्नी करते हैं? जिया ने कहा, हाँ, वक्त के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तब शेंग ने गुस्से में कहा, और वो जो उस दिन तुम्हें फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, उसका क्या? तुम्हें वाकई लगता है वो फिर ये कोशिश नहीं करेगा? जिया ने कहा, उसे तुमसे क्या? आखिर तुम मेरी लाइफ को कब तक यूं कंट्रोल करते रहोगे? शेंग ने कहा, प्लीज जिया, मेरी मानो तो तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा। इस पर जिया मुस्कुरा दी, क्योंकि भले ही उसका हस्बैंड लियो हो या कोई और, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जानती थी कि वो प्यार किसी और से नहीं कर पाएगी, शायद इस जन्म में तो नहीं। ये सुन शेंग शॉक्ड हो जाता है, तो जिया बोली, तुम पूछोगे नहीं कि आखिर क्यों मैं किसी और को प्यार नहीं कर सकती? इस बार शेंग अपने कदम पीछे करने लगा तो जिया ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें देती हूँ। वो फिर शेंग को किस करती है। शेंग एक पल के लिए शॉक हो गया, पर फिर वो भी उसे पैशनेटली किस करने ही वाला था कि उसे याद आया कि उसने अपना बदला अभी तक पूरा कहाँ किया है। उसने जिया को खुद से दूर किया और दिल पर पत्थर रखकर कहा, पर मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी वाइफ की डॉटर हो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। रात को जब वो घर लौटा, उसने मेड से पूछा, जिया घर आ गई? मेड ने बताया, जी नहीं साहब, मैडम का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आज वो मिस्टर लियो के घर ठहर वाली हैं। ये सुन मानो शेंग के हाथ पैर सुन्न हो गए थे, क्योंकि वो जानता था जिया आज क्या करने वाली थी। इस तरफ लियो जब जिया के साथ इंटीमेट होने लगता है, उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। लियो ने थक हार कर कहा, आखिर तुम किससे झूठ बोल रही हो? जब तुम मेरे लिए कुछ फील ही नहीं करती तो बार बार मेरी फीलिंग्स के साथ यूं खेलकर तुम्हें क्या मजा आ रहा है? वो चुपचाप बाहर दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। उसी रात जिया घर लौट आती है तो उसने देखा शेंग बाहर ड्रिंक कर रहा था। तब शेंग ने उसे सच्चाई बताई कि तुम्हारी माँ का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें मैंने मारा था। कोई था जो मुझे मारना चाहता था, पर तुम्हारी माम ने वो गोली अपने ऊपर ले ले ताकि मेरी जान बच सके। जिया ने पूछा, इतने सालों बाद तुम आज ये सब क्यों कह रहे हो? शेंग ने कहा, मैं सॉरी जिया, पर तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जिया समझ चुकी थी कि शेंग के लिए अब वो बस एक जिम्मेदारी बनकर रह चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, लियो ने आज मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और मैंने उसे हाँ बोल दिया है। शेंग ने पूछा, क्या तुम खुश हो इस शादी से? जिया बोली, हाँ, पर मन तो चीख चीख कर ये कह रहा था कि अगर वो इंसान तुम नहीं हो सकते तो क्या फर्क है। अगले दिन जब वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई, लियो ने एक बार फिर उससे पूछा, क्या तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहती हो? जिया ने कहा, तुमने ही तो हमारी पहली मुलाकात में कहा था कि तुम्हें अपने मम्मी पापा की चिक चिक से बचने के लिए एक फेक गर्लफ्रेंड चाहिए, एक ऐसी लड़की जो तुम्हें बांध कर न रखे। लियो ने कहा, तब की बात अलग थी, पर एक शादी बिना प्यार के नहीं टिक सकती। जिया बस ये बोलकर वहां से चली गई। मुझे बहुत भूख लगी है। रात को वो अकेले घर लौट रही थी जब अचानक कुछ गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं, और तभी वहां आता है शेंग अपने कई गार्ड्स को लेकर। वो उन्हें इटालियन भाषा में ऑन नर्डर देता है। शेंग का ये रूप जिया ने पहली बार देखा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि शेंग कोई गरीब मॉडल नहीं, बल्कि इटली का सबसे बड़ा और सबसे रिच गैंगस्टर है। जिया डर के वहां से भाग जाती है। रात को मेड आकर जिया को बताती है कि शेंग आज रात हॉस्पिटल में ही रुकने वाले हैं, क्योंकि उन्हें बहुत चोट लगी है। ये भी कि जाने से पहले उन्होंने जिया के रूम में एक वेडिंग ड्रेस रखी थी। वो चाहते हैं कि कल शादी में वो वही ड्रेस पहने। जिया कमरे में आई तो उसने देखा ये कोई मामूली ड्रेस नहीं थी, बल्कि इटली के फेमस डिजाइनर की लेटेस्ट एडिशन थी। फाइनली वेडिंग डे पर जिया लियो का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो उसे लेने आने वाला था, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। उसकी कजिन और आंटी ताना मारने लगी, तू दिमाग से इतनी सरकी हुई है, कहीं उसने अपना मन तो नहीं बदल लिया, कहीं वो शादी से भाग तो नहीं गया। तभी सामने से एक कार आती है। शेंग का असिस्टेंट कार से उतरता है। वो बताता है कि मिस्टर लियो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, इसलिए आपको पिक नहीं कर पाए। जिया कार में जाकर बैठती है तो कार में शेंग था। उसकी आंटी और कजिन भी कार में बैठने जा ही रही थी, पर असिस्टेंट ने कहा, सॉरी, पर इस शादी में सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही इनवाइटेड हैं। कार में जिया ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। शेंग ने कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूँ। जिया बोली, ऑफ कोर्स, मैं भूल कैसे सकती हूँ? तुमने प्रॉमिस किया था ना मेरी मॉम को कि मेरे बड़े होने तक मेरी केयर करोगे। शेंग उसकी बातों का जवाब नहीं देता, बस कहता है कि मैंने सारी प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम कर दी है। आज से तुम्हारी माँ की कंपनी की तुम ही इकलौती ऑनर हो। जिया बोली, कंग्रेचुलेशंस, इसी के साथ आज तो तुम भी अपनी जिम्मेदारी से आजाद होते हो। सर से इतना बड़ा बोझ जो उतर गया है। शेंग ने कहा, जिया, 9 साल पहले जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था, उस दिन से आज तक मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं माना। जिया कोई जवाब नहीं देती। फाइनली वो वेडिंग वेन्यू पहुंचते हैं। इससे पहले कि वो कार से उतरती, शेंग ने कहा, एक बार सोच लो, अगर तुम ये कदम मेरे वजह से उठा रही हो तो। जिया ने बीच में ही काटते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो।
तुम मेरे लिए इतने भी मायने नहीं रखते और आज से मुझे तुम्हारी और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो कार से उतर जाती है। शेंग कार से उतरने की या उसकी शादी अटेंड करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता और जिया लियो का हाथ थामकर एक बार फिर हमेशा हमेशा के लिए शेंग की जिंदगी से चली जाती है। देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं। जिया अब 26 की हो चुकी थी। शेंग सब कुछ जिया के नाम करके अपने देश रोम वापस जा चुका था, पर जिया आज भी उसे भूल नहीं पाई थी। उसकी यादें घाट के हर एक कोने में बसी थीं। उसका कमरा, उसकी खुशबू मानो आज भी जिया यह एहसास दिलाती थी कि वो यहीं कहीं उसके आसपास है। जिया फोन में कैद उसकी आवाज को सुनती और उस पल को याद करती जब उनके बीच सब कुछ सही था, जब उनके दरमियान इतनी दूरियां नहीं थीं। ऑफिस में भी वह पूरी तरह से शेंग की परछाई बन चुकी थी। उसने काम में खुद को डुबो लिया था ताकि शेंग की यादों से खुद को दूर रख सके। और फिर एक दिन उसे अपनी असिस्टेंट का कॉल आया। उसने बताया कि उसका हस्बैंड यानी लियो इस वक्त हॉस्पिटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। यह समझ गई थी कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। उसने लियो को फोन कर कहा, मैं डिवोर्स पेपर्स भेज रही हूँ, शाम तक साइन करके भेज देना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया, पर लियो उसके पास आकर माफी मांगने लगा। कहने लगा कि वो सिसी को अब्रॉड भेज देगा। पर जिया गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। लियो डिवोर्स के सख्त खिलाफ था। वह जिया को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिसी के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। जिया ने कहा, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियो चिल्लाया, इन 4 सालों में क्या तुम्हें कभी एक पल के लिए भी मेरे होने या न होने से कोई फर्क पड़ा है जिया? जिया बोली, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये सुनकर लियो अचानक जिया पर हाथ उठा देता है और गुस्से में चिल्लाता है, बस एक रीजन चाहिए था मुझसे तलाक लेने के लिए, है ना? जिया बोली, तुम मुझ पर चीट कर रहे हो और अब मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। लियो चीखा, और तू मेरे साथ सोती रही लेकिन किसी और को इमेजिन करती रही। क्या वो चीटिंग नहीं थी? अगर तूने मुझे थोड़ा भी प्यार किया होता तो मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो गुस्से में उसे जबरदस्ती किस करने लगा। जिया उससे दूर हो जाती है तो लियो बोलता है, तुम्हारे लिए भले ही ये शादी झूठी थी पर मेरे लिए ये सपना सच होने जैसा था। जिया ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। तब लियो उसे बताता है कि उनकी पहली मुलाकात ब्लाइंड डेट पर नहीं बल्कि 2 साल पहले हुई थी, जब जिया ने उसे टैक्सी ड्राइवर समझ लिया था। पहली नजर में ही जब जिया उसकी कार में बैठी उससे प्यार हो गया था। जिया ने पूछा, तो फिर उस दिन तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? लियो चिल्लाया, मिस्टर शेंग की वजह से। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें कार से उतार दूं। शुरू से ही हमारे रिश्ते में 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। वो बार बार हमारे बीच आते रहे, तुम्हें मुझसे छीनते रहे। मुझे क्या पता था कि वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो तुम्हें अपनी बेटी मानते थे, बल्कि क्योंकि तुम दोनों का पहले से ही नाजायज संबंध था। ये सुनकर जिया चिल्ला उठी। शेंग के खिलाफ वो एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी, खासकर तब जब उस पर लगे इल्जाम झूठे थे। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी, पर लियो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उस पर एक अलग सा पागलपन सवार था। वो जिया से जबरदस्ती करने लगा। जिया ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और इसी बीच उसने टूटे हुए वास के टुकड़े से उस पर अटैक कर दिया। तभी उसकी सेक्रेटरी अंदर आई तो जिया और लियो को उस हाल में देखकर डर के मारे भाग गई, क्योंकि लियो मर चुका था। जिया कांपते हाथों से शेंग को फोन करती है और रोने लगती है। नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर शेंग का असिस्टेंट जिया से मिलने आता है। कहता है, मिस्टर शेंग ने आपके लिए बेस्ट लॉयर्स हायर किए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जिया पूछती है, मिस्टर शेंग नहीं आए? असिस्टेंट बोलता है, सॉरी मैम, वो काम में बहुत बिजी हैं। देखते देखते 6 महीने बीत गए। सीसीटीवी फुटेज और कई सबूतों के आधार पर लियो के खून के आरोप में जिया के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में था। अब वो सच में इस दुनिया में अकेली रह गई थी और तभी सामने से उसे शेंग आता हुआ दिखता है। उसे देखकर मानो जिया को जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। वो दौड़कर जाती है और शेंग के गले लग जाती है। शेंग भी उसे अपने सीने से लगाए रखता है। आखिर उसने भी जिया को उतना ही मिस किया था जितना जिया ने, शायद उससे भी ज्यादा। वो दोनों फिर उसी समंदर किनारे बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं, अपने उन 4 सालों की जब वो एक दूसरे से अलग थे। लियो की भी, जो खुद को उसका सच्चा प्रेमी कहता था। शेंग ने कहा, उसे प्यार नहीं कहते, उसने जो किया वो गलत था। अगर वो वाकई तुम्हें प्यार करता तो कभी तुम पर खुद को फोर्स नहीं करता। जिया को फिर याद आया कि कैसे हर बार चाहकर भी शेंग ने खुद को उससे दूर रखा। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। वो अचानक शेंग के करीब आ गई, कुछ पूछना चाहती थी, पर तभी उसकी नजर शेंग की रिंग फिंगर पर पड़ी। उसने पूछा, तुमने शादी कर ली? अगला सीन, जिया को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि शेंग शादी कर चुका था। तभी वो आकर उसके हाथ से सिगरेट, मैंने कितनी बार कहा है इन बुरी आदतों से दूर रहने को। जिया बोली, तुम अब भी मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो? अगले साल मैं 27 की हो जाऊंगी। शेंग उसे घर के अंदर चलने को कहता है, क्योंकि बाहर ठंड बढ़ रही थी। पर जिया बच्चों की तरह इनकार करने लगी तो शेंग ही उसके कदमों में बैठकर उसे स्लीपर्स पहनाता है। ये देखकर जिया की आंखें भर आती हैं। अपने आंसुओं को छुपाते हुए उसने पूछा, तो बताओ नाम क्या है तुम्हारी वाइफ का? तुम उसे मिलाने क्यों नहीं लाए? शेंग ने कहा, मैं यहाँ तुम्हें फिर से तुम्हारे पैरों पर खड़ा करने आया हूँ। सुना है तुमने कंपनी जाना भी छोड़ दिया है, ऐसा कब तक चलेगा जिया? जिया बोली, तो तुम अपना पुराना वादा निभाने आए हो जो तुमने मेरी मॉम से किया था। आखिर तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ फील नहीं करते? जिया उसके पास जाने लगी तो शेंग उससे दूर जाने की कोशिश करता है।
पर जिया उसे रोककर कहने लगी, तुम्हारी आंखों में मुझे जो प्यार दिखता है उसका क्या? जिया उसे करने आगे बढ़ती है पर शेंग उसे खुद से दूर कर देता है। कहता है, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, इसलिए फिजूल के सपने तुम नहीं देखो तो अच्छा होगा। वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। जबकि असल में शेंग ने ये अंगूठी झूठ मूठ की पहनी थी ताकि वो जिया को खुद से दूर रख सके, क्योंकि उसका एक आखिरी काम अब भी बाकी था। वो खूनी आज भी आजाद घूम रहा था जिसने जिया की माँ की जान ली थी, और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से जिया को कोई चोट पहुंचे, क्योंकि अगर जिया को उसकी वजह से कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अगले ही दिन शेंग वापस रोम चला जाता है, पर जाने से पहले जिया के लिए अपना लॉकेट छोड़ जाता है। शायद यही उनकी आखिरी मुलाकात थी। इस तरफ शेंग को फाइनली उस आदमी का पता चलता है जिसने जिया की माँ को शूट किया था। वो अपना बदला पूरा करता है। जिया फिर एक बार पुरानी यादों के सहारे जीने लगी थी। जब उसे कॉल आया, पता चला कि शेंग ने कभी शादी की ही नहीं थी। और तभी सामने से आता है शेंग, इस बार अपने वादे से आजाद, ताकि जिया के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। पर क्या जिया उसे अपनाएगी? शेंग को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसे फोन करने वाले फरिश्ते ने पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था। वो शेंग को गले से लगाती है, उसे किस करती है, और इस बार शेंग भी हिचकिचाता नहीं, उसे अपने करीब आने देता है। इसी के साथ हमारी यह अनोखी लव स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।